मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर मुझे मैथ्स बहुत जल्दी समझ नहीं आती है। मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है मैथ्स को समझने के लिए। ठीक, नॉट कि आपने सीए कर लिया तो आप कुछ और नहीं कर सकते। एनी क्रश ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशन? हाँ, यस तो सर। क्रशेस तो बहुत थे यार। माउंटेन्स या बीच? जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ, टैक्स और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाने वाले द ओनली वन निशांत कुमार सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू शुभम, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज फन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। यस 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 सर। सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपको एक कहाँ से ख्याल आया कि आपको सीए करना चाहिए, कहाँ से ये? सीए करना चाहिए? यस सर। यार, सीए का ख्याल ना मेरे दिमाग में नहीं आया था। एक्चुअली मेरे जी डैड ने सर। मुझसे कहा था, मेरे पापा ने मुझसे कहा था। मेरे पापा सीए, सीएस और सीएमए के लिए बुक्स पब्लिश कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, 30-35 सालों से, यस स्कैनर नाम से। सर। तो ही ओके सर। न्यू दिस थिंग इनसाइड आउट। तो मैं तो एक्चुअली इंजीनियरिंग करने जा रहा था। बट मेरा लॉन्ग टर्म एम, मेरा इमीडिएट एम था कि मुझे एक्टर बनना है। तो किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो नहीं पाया था, क्योंकि मैंने कुछ खास तैयारी की नहीं थी किसी की भी। और जो भी एक्टिंग के स्कूल्स थे वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट मांग रहे थे, कि ग्रेजुएट होगा तभी हम इसको एक्टिंग वाली फील्ड में एडमिशन देंगे। तो ग्रेजुएशन करने के लिए फिर ये सोचा जा रहा था कि किस में करना है, क्या करना है। तो पापा ने मुझसे बोला बीकॉम कर लो। मैं साइंस साइड से था। तो ट्वेल्थ में जी मैंने सर। साइंस ली थी। तो मैंने बोला कि मैं कहा मुझे कॉमर्स आती ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो बोले वो तो हम पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा ने कहा बीकॉम कर लो। मैंने कहा ओके, 3 साल का बीकॉम है, उसके बाद मैं एक्टिंग करने चला जाऊंगा। फिर पापा ने कहा कि एक काम करो, बीकॉम के साथ साथ सीए भी डाल दो। मैंने कहा ये होता क्या है सीए? तो बोले अरे कुछ नहीं, छोटा सा एग्जाम होता है, आसान सा एग्जाम होता है, और हो जाएगा। बीकॉम जब तक चल रहा है तब तक अगर सीए, जितना भी सीए तब तक हो गया, तब उतना सीए कर लेना, और उसके बाद फिर एक्टिंग के लिए चले जाना। तो ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरे पापा का आइडिया था। उन्होंने बस बोला कि सीए, सीपीटी उस समय होता था, तो सीपीटी का फॉर्म उन्होंने भरवा दिया। और फिर बीकॉम जब तक मेरा कंप्लीट हुआ तब तक मेरा सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। तो फिर जी मुझे सर। लगा कि अब तो सिर्फ आर्टिकलशिप और सीए फाइनल बाकी है। तो फिर अब मैं उसको बीच में क्यों छोड़ के जाऊं? तो फिर मैंने इस तरह जी से बीकॉम कंप्लीट होते होते तक इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मैंने आर्टिकलशिप और जी। सीए फाइनल कर लिया। और फिर सेकंड क्वेरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आखिरकार फिर टीचिंग ही क्यों? ठीक है सर, आपने कर लिया, उसके बाद टीचिंग का, कि टीचिंग क्यों, फिर आपको एक्टिंग में जाना चाहिए था। हाँ, नहीं तो क्या हुआ, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो आर्टिकलशिप में 2012 में मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। जी सर। 2013 में और नए नए आर्टिकल्स आने शुरू हो गए थे। तो जब नए आर्टिकल्स आते थे, वो मतलब 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद कुछ नए आर्टिकल्स आते ही थे। तो जी सर। उन आर्टिकल्स को जहां जहां प्रॉब्लम्स आती थी, कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, कभी जर्नल एंट्रीज में, जी कहीं सर। कहीं जहां पर प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं उनको वो समझाता था। जब मैं समझाता था तो जी मुझे भी सर। बहुत मजा आता था वो पढ़ाने में। और जी सर। जो आर्टिकल्स थे वो भी बहुत, वो भी ऐसे अप्रिशिएट करते थे कि सर आप, कि भैया आप जब समझाते हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जी अच्छा, सर। आर्टिकलशिप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करते हैं, कैसे रिटर्न फाइलिंग और कैसे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग और ये सारी चीजें, तो ये सब भी मैं देख ही रहा था। तो मैं लगातार ये सोचता जी रहता सर। था कि अगर मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं क्या जी करूंगा। सर। जब मैं सीए बन जाऊंगा तो फिर मैं उसके बाद में क्या करूंगा? मैं जॉब करूंगा, जॉब में भी यही सब होगा, प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस में भी यही सब होगा। तो जी सर। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे करना क्या है। तो ये आर्टिकलशिप के दौरान जब मैंने अपने जूनियर आर्टिकल्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आई फाउंड दिस जी पैशन, सर। यार मुझे मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। एंड आई थॉट कि जी मैं सर। अच्छा भी पढ़ा पा रहा हूँ, इन लोगों को भी समझ में आ रहा है, इनको भी मजा आ रहा है। तो फिर ये एक इस तरह से मेरे दिमाग में आया 2013, मुझे याद है, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर 2013 की बात है। आई डिसाइडेड कि सीए बनने के बाद मैं फुल टाइम टीचिंग में जाऊंगा। जी सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर, एक क्वेरी आई है, हाउ डिड यू लॉस्ट योर फियर ऑफ मैथ्स? मुझे हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे मैथ्स का डर क्लास 6 तक बहुत लगता था। 6 तक मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी।
पर मेरे घर पे ऐसा माहौल था कि मैथ्स तो बहुत आसान होती है और मैथ्स तो अच्छी लगनी चाहिए और मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। ठीक है, अब मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ कह पाता नहीं था, मैं किसी तरह से मेहनत करता रहता था, मुझसे हो नहीं पाता था। जब मैं क्लास 7th में आया ना, तो जो हमारे मैथ्स के टीचर थे उनका नाम है मिस्टर ओवन राइट। तो वो इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे, और वो इतने मतलब इतना स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाते थे, इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे कि उनसे पढ़ के मुझे मजा आता था। और वो जिस तरह से पढ़ाते थे मुझे उसमें भी बहुत मजा आता था। तो हुआ क्या था, इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी। तो मेरे घर पे व्हाइट बोर्ड लगवा दिया था पापा ने, बहुत ऐसे ही बचपन से ही। या तो अपने काम के लिए लगाया होगा या मेरे खेलने के लिए लगाया होगा, तो पापा ने ऐसे ही व्हाइट बोर्ड लगा दिया था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जब मैं 7th और 8th में था, तो 7th और 8th में हमारे सेम मैथ्स टीचर थे। तो मैं घर वापस आकर खाना वगैरह खाकर उसके बाद फिर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं एक आध घंटे जो मैथ्स क्लास में पढ़ाई होती थी ना, वो मैं ऐसे ही अपने रूम में व्हाइट बोर्ड पे करता रहता था, थिंकिंग कि ये इमेजिनरी क्लासरूम यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं एक तरह से अपने वो अच्छा। जो मैथ्स के टीचर है ना मेरे, मिस्टर ओवन राइट, उनकी मैं कॉपी करता था, उनकी मैं मिमिक्री टाइप की करता था कि वो ऐसे पढ़ाते हैं, जी ऐसे होता है, उसमें मजा आता है। तो जब मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया, और तो फिर मेरी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होने लग गई, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से फिर मेरा मैथ्स का डर जो है धीरे 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 जाना शुरू हुआ, और मुझे मैथ्स में मजा आना शुरू हुआ, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ खास है नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि बाकी सारी चीजें सब्जेक्टिव है। बाकी सारी चीजों में आपने जैसे कोई भी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, अगर हम लोग सीए के बारे में बात करें तो लॉ है, ऑडिट है, ये सारी चीजें यस सर। सब्जेक्टिव है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। वो जी जो सर। आंसर है वही आंसर आएगा, उसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। तो यस सर। मुझे फिर इवेंचुअली रियलाइज हुआ यार मैथ्स तो बड़ा फन है। तो फिर मुझे ऐसे मजा आने लग गया। तो ऐसे मेरा डर जो है मैथ्स ओके का वो दूर हुआ। फिर उसके बाद मेरे सर। अच्छे मार्क्स आने लग गए थे मैथ्स आई होप इस स्टोरी के बाद कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा होगा मैथ में, तो वो समझ सकते हैं कैसे अपने मैथ के डर को कम किया जाए। प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्वेरी और आई है कि अगर हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं हम्म। तो क्या हमें इक्विटी रिसर्च फर्म में जाना चाहिए? जैसे अभी आप रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, हम्म। तो आप इस पे क्या सजेस्ट करेंगे? और अगर एक पर्सन जो सीए कर रहा है हम्म। वो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता है तो इसके लिए क्या स्कोप है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मोस्टली जो होते हैं वो एमबीए वाले ज्यादा जाते हैं, तो इस पे हम्म। आपका क्या है यार राय? मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं कहता हूं जब अगर तुम सीए कर रहे हो ना, तो पहले तुम सीए निपटा लो। ठीक है। जी क्या सर। होता है कि स्पेशली आर्टिकलशिप के टाइम पर, जब जब बच्चा आर्टिकलशिप शुरू जी करता सर। है ना, तो उसके अंदर का जी कॉन्फिडेंस सर। एक नेक्स्ट लेवल का होता है, वो थोड़ा सा हिंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है। ठीक है, कि मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, मेरे ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, और अब तो मैं इतनी ऐसी फर्म में मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। ठीक है। आर्टिकलशिप करते ही आपके अंदर वो जॉब वाली फीलिंग आ जाती है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जॉब में हो, आप काम कर रहे हो, और आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलने लगता है, चाहे वो कितना भी कम स्टाइपेंड क्यों ना हो, लेकिन आपको एक फील आती है कि यू स्टार्टेड अर्निंग। ठीक है। बट ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, कि आर्टिकलशिप भी सीए का ही एक पार्ट है। ठीक है, अभी आपके जी पास सर। सीए फाइनल है, तो अगर जी आप सर। आर्टिकलशिप के साथ साथ कुछ टाइम निकाल पा रहे हो, तो पहले सीए फाइनल पे फोकस करना चाहिए। पहले अपना सीए फाइनल जी सर। कंप्लीट कर लो, और उसके बाद फिर तुम्हें जो जी भी सर। करना है तुम बहुत आराम से कर सकते हो, स्कोप की कोई कमी नहीं है। ठीक है। मैं आज फिनटैक्स बाय निशांत चला रहा हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं। जी सर। ठीक है। जी इसके लिए सर। कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए? कोई जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल, वो इंस्टाग्राम चैनल चला सकते हैं। कोई भी चला सकता है, और लोग चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े यस सर। इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट्स पर पूरा ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके ज्ञान में वैलिडिटी है ना, वो दम है। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, आप बिल्कुल सीए बनने के बाद बन सकते हो। इट्स इट्स नॉट कि आपने सीए कर लिया तो आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आर्टिकलशिप के दौरान कि कोई मैं सर्टिफिकेशन कोर्स ले लूं एनआईएसएम का, कोई मैं सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बन जाऊं, या इन्वेस्टमेंट यस एडवाइजर वाला सर्टिफिकेट ले लूं, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि 1 घंटा भी अगर तुमको उसमें देना पड़ रहा है, तो स्पेंड दैट 1 आवर इन सीए फाइनल की पढ़ाई, क्योंकि सीए फाइनल पहले जाना चाहिए। जब सीए फाइनल अटकता रहता है ना, तो वो बहुत चोट पहुंचाता है, वो बहुत बहुत दुख पहुंचाता है। और ये मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। तो इसलिए जब आर्टिकलशिप में टाइम है, तो इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है यार, पहले सीए बन जाओ। 21-22 साल की एज में सीए बन जाओ, 23 साल की एज में सीए बन जाओ, फिर पूरी जिंदगी पढ़िए, जो मर्जी आए करते रहना। यस। हाँ जी। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेरी और आई है कि पढ़ाई करते वक्त नींद आए तो क्या करें? सो जाओ। कितनी नींद आएगी? सिंपल है।
पढ़ाई करते हुए नींद आएगी, सो जाओगे, ठीक है, आप उठे, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको नींद आने लग गई, आप सो जाओ, सोने के बाद कभी तो उठोगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करो। yes, एक टाइम ऐसा आएगा yes, सोते सोते थक जाओगे। देखो, yes, जब पढ़ाई करते हुए नींद आ रही है तो इसका मतलब बॉडी और ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई अब थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। यू कैन आइदर जी टेक सर, पावर नैप्स, जैसे मैं कभी कभी 10-15 मिनट के पावर नैप्स लेता हूँ, मैं यूजुअली करता हूँ, मेरी बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, बैक टू बैक टाइप की क्लासेस होती हैं, तो व्हाट आई डू yes, बिटवीन टू क्लासेस आई टेक अ 20 मिनट पावर नैप। तो मैं 20 मिनट के लिए yes, बस जो कपड़े पहने उन्हीं कपड़ों में जाकर ऐसे ही बेड पे सो जाता हूँ और अलार्म लगा लेता हूँ। 20 मिनट के बाद आई फील वेरी फ्रेश। तो ये 15-20 मिनट yes, का जो पावर नैप होता है ये बहुत हेल्प करेगा। और बाकी इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते समय नींद आ रही है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे यही है कि लाइफ का सबसे आपका खराब या फिर वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था, या फिर आप उस सिचुएशन और कैसे निकले आप उस सिचुएशन से, ऐसा कुछ अगर हो तो। यार, वर्स्ट एक्सपीरियंस एज सच, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे इस समय तो याद आ नहीं रहा है। मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड वो याद आ रहा है कि जब मैं सीए बन गया था और मैं टीचिंग में एंटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक्चुअली मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। तो 2017 में मैंने क्लासेस 11th और 12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाया था, 17-18 में। 2018 के यस सर, एंड में मैंने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। यस सर, दिसंबर से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। नवंबर 2018 का मैंने पेपर दिया सीए फाइनल का, और मैंने उसके बाद पेपर के तुरंत बाद ही सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जनवरी में यस रिजल्ट सर, आया, मैं सीए बन गया। उसके बाद मेरे लिए जो सबसे यस, बड़ा स्ट्रगल था वो ये था कि जो मेरी क्लासेस में रिकॉर्ड, एक तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग भी पूरी हुई नहीं थी, उनको मैं कैसे बहुत ज्यादा मासेस तक पहुंचाऊं। ऑल्दो मैं स्कैनर क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था और काफी रीच मिल रही थी, बट स्टिल इट आई वाज नॉट गेटिंग अ ह्यूज ब्रेक थ्रू कि मैं महीने का कुछ 10,000 रुपए भी मैं कमा पाऊं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। किसी महीने कोई पैसा नहीं आता था, किसी महीने 14,000 रुपए आ जाते थे, किसी महीने 2,000 रुपए आ जाते थे। तो वैसा वैसा वाला सिचुएशन था। अच्छा, जब सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट हुई, आई थिंक अप्रैल एंड में या मई 2019 में मेरी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग एंड हुई। मेरा प्लान था कि मैं सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट शुरू करूंगा और फिर सीए फाइनल का अकाउंट शुरू करूंगा। राइट, फिर मुझे ये गैप फील हुआ कि सीए फाउंडेशन मैथ्स में भी काफी स्कोप है। ऐसा मुझे भी लगा, यस फिर सर, मेरे पापा ने भी बताया कि सीए फाउंडेशन का मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारे लोग, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है। यस अच्छा, एक सर, बात और है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, पर मुझे मैथ्स बहुत जल्दी समझ नहीं आती है। मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है मैथ्स को समझने के लिए, ठीक है। और मैं वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पढ़ाए। राइट। तो यस जैसे मैं जब सर, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था ना स्कूल में, तो ऐसा बहुत होता था कि मैं कोई डाउट लेकर अपने किसी दोस्त के पास जाता था, और वो, पता नहीं, लोगों को लगता था कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है या बहुत तेज मुझे समझ में आ जाता है। तो वो हल्का हल्का बता के, ऊपर ऊपर से बता के, उसके बाद छोड़ देते थे कि जा अब तो तू कर ही लेगा। तो मुझे उनसे बोलना पड़ता था, नहीं भाई, ये एक एक स्टेप तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं आएगा समझ में। तो मुझे ये इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि सीए में भी जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली नॉन मैथ साइड के होते हैं। अब नॉन मैथ साइड का स्टूडेंट जिसने 2 साल से मैथ्स पढ़ी नहीं है 11th और 12th में, उसके पास अचानक से अगर मैथ्स आ जाएगी तो उसको दिक्कत आएगी। और जो भी यस पढ़ाने सर, वाले हैं वो एकदम स्टेप बाय स्टेप तो बता नहीं पाते हैं, या जो भी उनका नो सर, माइंडसेट, मुझे ऐसा लगा, नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनीवन, सब नो बढ़िया नो चीज़ इट्स है ओके, है ना। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा था उस समय कि यार, मैं और आसानी से ना चीजों को ब्रेक कर करके पढ़ा सकता हूँ। और यस, एक बार देखता हूँ, हो सकता है कोई स्लो बोले, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए। क्योंकि मैं अगर एक एक चीज को ब्रेक करूंगा तो हो सकता है लोगों को स्लो भी लगे। जब मैंने सीए फाउंडेशन यस सर, मैथ्स के फिर मैंने सीए फाउंडेशन मैथ्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी जून में, जून 2019 में। सितंबर में मुझे टाइफाइड हो गया, नवंबर में मेरी शादी हो गई, और फिर वो मैथ्स की रिकॉर्डिंग चलती ही रही। अच्छा, मैं भी इतने सालों बाद मैथ्स को उठा रहा था, तो मुझे भी पढ़ना पड़ रहा था पूरा कायदे से। फिर पढ़ाने के लिए पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो वो पढ़ो, यस पढ़ाने सर, के लिए उसके में अपने नोट्स तैयार करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो। शादी भी हो चुकी है, पैसे मैं कमा नहीं रहा हूँ। वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आ गया, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। अब जून यस 2020 सर, में जो सब सीए फाइन, फाउंडेशन के एग्जाम्स होने वाले थे, उनका कुछ अता पता था नहीं।
तो मैंने कहा चलो कोई यस बात सर। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अप्रैल 2020 में मेरी मैथ्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई और मैंने सोचा था कि 1 जून से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक मैथ्स लॉन्च कर देता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, स्कैनर क्लासेस पर। मैंने 17 मई 2020 को उसकी एक इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक मैथ्स लेकर आ रहा हूं। 1 जून जी सर। 2020 को मैंने पहला लेक्चर डाला उसमें। वो उसमें 80 जी सर। स्टूडेंट्स कॉन्करेंटली देख रहे थे, दैट वाज अ ह्यूज नंबर उस समय। तो 80 स्टूडेंट्स वो वाचिंग, एंड 7 दिन के अंदर अंदर अनअकैडमी से कॉल आ गया था। तो ये था थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट। हाँ, मतलब अभी रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मैं सोचूं तो हाँ, ये काफी डिफिकल्ट फेज था क्योंकि कुछ कमाई थी नहीं एंड शादी हो चुकी थी। यस सर। एंड वो ना इंटरनली बहुत खराब लगता है। आप सोचो ना, यू आर अ मैन एंड यू आर मैरिड एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड यू आर अ सीए, मतलब डिग्री है। यस ये। तो कई बार मेरे दिमाग में आता था कि यार ये टीचिंग वीचिंग वाला छोड़ता हूँ, कहीं जॉब ज्वाइन करता हूँ, 50-60 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी। आराम से। सीए की डिग्री में आराम से 50-60 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी। मैंने आराम कहा से। ठीक है, अपना काम चल जाएगा, बढ़िया है। लेकिन फिर मेरा मन था कि नहीं यार, टीचिंग को ही टाइम देना है एक बार, टीचिंग में आएगा आएगा आएगा। तो वो पेशेंस से आया वो। तो आप सोच सकते हो मैंने 2017 से पढ़ाना शुरू किया, या फिर चलो 2018 से सीए फाउंडेशन की क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू की। मुझे पूरा 1.5 साल लगा, 1.5 पौने 2 साल लगे टू फाइनली गेट अ प्रॉपर ब्रेक, जिससे मैं टीचिंग को एक मोनेटाइजेबल प्रोफेशन बना पाऊं अपने लिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी क्रश ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशन? एनी क्रश ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशन? हाँ, यस तो सर। क्रशेस तो बहुत थे यार। एक जो मेन क्रश थी वो अभी मेरी बीवी है। क्रशेस तो बहुत ही थे। ओके सर। ओके सर। ठीक है, और आपकी करंट सैलरी क्या है, जो सबसे ज्यादा बच्चे जानना चाहते हैं, या कितना पैकेज है? आप अदर मटेरियल वे में बता सकते हैं, मैं ये परचेज कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, इस बेसिस पे। नहीं देखो, करंट सैलरी मैं ऑब्वियसली पूरे फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो एक नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हम लोगों ने यस साइन सर। किया यस हुआ है, सर। ठीक है। तो यस सर। बट हाँ, इट्स इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। ठीक है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड इट्स इट्स एक्चुअली वेरी गुड। एंड मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना हो पाएगा कभी। तो इट्स, आई एम थैंकफुल टू गॉड। यस। यस सर। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, तो इसमें कितना परसेंट रीजन उसके टीचर का होता है, फैकल्टी के होता है, और कितना परसेंट वो खुद पर्सन या स्टूडेंट जिम्मेदार होता है, चाहे वो पास हो या फेल हो, दोनों फेजेस में? देखो मैं ना एक 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 चीज बताता हूँ। आईआईटी जेई जी की जब सर। मैं तैयारी कर रहा था ना, तो फिटजी जी एक सर। कोचिंग होती थी, शायद अभी भी होती है, मुझे मालूम नहीं है अभी। जी तो सर। फिटजी ओके की ओके। कोचिंग हम लोगों ने की, ठीक है। और एक जी सर। केमिस्ट्री के टीचर आए और पहली क्लास में उन्होंने एक चीज बोली। उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को सारा मटेरियल पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स कराऊंगा क्लास में, मैं तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं तुम्हें रोज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा, मैं तुम्हारी हफ्ते में एक आध क्विजेस लूंगा, उन क्विजेस को मैं डिस्कस करूंगा, जितनी मेंटरशिप की जरूरत होगी मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है। जी सर। अब आप सोचो इसके अलावा कोई और टीचर कुछ कर सकता है क्या? जी सर। नहीं। फिर उन्होंने आगे वाली लाइन बोली, उन्होंने कहा फिर भी तुम्हारे आईआईटी जेई को क्रैक करने में मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। फिर उन्होंने कहा कि तुम सोचो अगर 5% के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, तो तुम्हें 95% के लिए कितना करना होगा, ठीक है। वही बात गांठ बांधकर मैं, मतलब एग्जैक्टली मेरा, देखो क्या होता है ना, कोई भी टीचर अपने टीचर से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने मैथ्स के टीचर के बारे में बताया, राइट, जो जी सर। 7th 8th में मैथ्स के टीचर थे, मैं जी सर। उनको कॉपी करता था, ठीक है। वो मेरा स्टाइल फिर इवेंचुअली डेवलप हो गया, राइट। तो कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी टीचर है, उसने अपने कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स को उन सारे टीचर्स का एलिमेंट मिलाकर थोड़ा सा अपना तड़का डालकर वैसे पढ़ाना शुरू किया हुआ है, ठीक है। हम ओके सारे सर। लोग यही कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो बोल ही सकता हूं कि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, मैंने कुछ एलिमेंट्स किसी टीचर से लिए हैं, कुछ एलिमेंट्स किसी से, कुछ एलिमेंट्स किसी से, कुछ एलिमेंट्स किसी से। तो ये वाली जो चीज है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। कई सारे स्टूडेंट्स जैसे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो बोलते हैं कि सर पूरा आप ही की वजह से ना, पूरा मेरी वजह से नहीं है। मैंने जो पढ़ाया वो इक्वली पढ़ाया सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को होम ट्यूशंस दी हो या उससे मैं घंटों घंटों फोन पे बात करके उसको पढ़ा रहा हूं, नो। मेरी क्लासेस हैं,
मेरी क्लास चलती है, मेरी क्लास जब चलती है तो अगर उसमें 500 बच्चा, 1000 बच्चा बैठा हुआ है तो वो हजारों स्टूडेंट्स के पास मेरा सेम कंटेंट जा रहा है। मैं अगर कोई जी ज्ञान सर। दे रहा हूं, मैं अगर कोई रिवीजन प्लानर बता रहा हूं, मैं अगर कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, मैं अगर कोई रिसोर्सेज दे रहा हूं, तो वो इक्वली 1000 स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि उन 1000 स्टूडेंट्स में से कोई एक 95 ला रहा है और कोई एक 40 भी नहीं ला पा रहा है, तो मैं अगर 40 वाले को कह सकता हूं कि नहीं मैंने तो पढ़ाया तो तुमने नहीं पढ़ा, तो मेरे जी पास सर। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं 95 वाले का क्रेडिट लूं। एकदम जी सिंपल है। सर। ठीक है। अगर किसी यस। स्टूडेंट के 95 आ रहे हैं, उसकी मेहनत है। अगर किसी स्टूडेंट के 40 आ रहे हैं, उसकी मेहनत में कमी है। ठीक है। एक टीचर ने इक्वली पढ़ाया है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि किसी स्टूडेंट की सक्सेस में टीचर का बहुत ज्यादा हाथ है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग यस सर। गाइड करते हैं प्रॉपरली एग्जाम में कैसे करना है, लेकिन गाइडेंस तो हम सबको करते हैं। ठीक है। तो यस। ये वाली बात है कि इट्स मेनली 95% स्टूडेंट का एफर्ट है, 5% टीचर का। सर, जब आप प्रिपरेशन करते थे सीए की और अब जो बच्चे कर रहे हैं, अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी देखते होंगे पढ़ाई के तरीके में और सिलेबस में, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, जो आपको लगता है पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इस चीज को बच्चों को फॉलो करना चाहिए? यार पहले ना इतना मटेरियल ओपनली अवेलेबल नहीं होता था। यस सर। पहले, और एक्चुअली मैं बताऊं, जो स्टूडेंट्स अभी भी क्लियर कर रहे हैं ना, वो अभी भी वैसे ही क्लियर कर रहे हैं जैसे वो पहले पहले के स्टूडेंट्स क्लियर करते थे। ठीक है। यस सर। अभी क्या है, हम सारे टीचर्स जो हैं वो एग्जाम से पहले मैराथन्स भी लेते हैं, वनडे मैराथन्स भी लेते हैं, रिवीजन सेशंस भी लेते हैं, यस और सर। बहुत सारी चीजें लेते हैं। यस सर। यस सर। और सभी स्टूडेंट्स शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है। कि अच्छा मैंने नहीं पढ़ा, मैं चलो इन टीचर का रिवीजन सेशन उठा लेता हूं। मैंने नहीं पढ़ा, मैं इन टीचर का मैराथन सेशन देख लेता हूं। ठीक है। यस सर। मैं बिल्कुल भी रिवीजन सेशंस और मैराथन सेशंस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद वो लेता हूं और मैं खुद स्टूडेंट से कहता हूं यस कि वो सर। देखो। लेकिन मेरा कहना क्या होता यस है, सर। मैं कहता हूं देखो, अगर तुमने पहले खुद से पूरा पढ़ रखा है तो तुम रिवीजन सेशन देखो, तुम्हें हेल्प मिलेगी। अगर तुमने पहले यस सर। कभी नहीं पढ़ा है तो तुम रिवीजन सेशन आओगे तो तुम कंफ्यूज ही रहोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इनफैक्ट यस सर। जब मैं मैथ्स के लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन रिकॉर्ड भी करता था, तब भी मैं बहुत बोलता था कि तो मैं एंड टू एंड में पूरा कराऊंगा। ठीक है। मैं एंड टू एंड पूरा का पूरा कराने वाला हूं रिवीजन में। लेकिन आप, जी अगर सर। आपने कभी कोई ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो फास्ट हो रहा है। जैसे हम रेगुलर क्लासेस में होता है ना कि हम चीजों को रिपीट करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को अलग अलग जी तरीके सर। से बताते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर बताते हैं, कोई कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट उसको 2 बार तो रिपीट करते ही करते हैं। तो जी सर। ये वाली चीजें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा रिवीजन सीरीज और ये सारी चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं उसके। मैं खुद ये सारी सीरीज बहुत डालता हूं, और मैं खुद स्टूडेंट्स के लिए डालता हूं कि स्टूडेंट्स और इसको देखें, स्टूडेंट्स का बेनिफिट यस होगा। सर। ठीक है। लेकिन यस सर। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कि रेगुलरली पढ़ाई नहीं की है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आकर सोच रहा है कि मैं सिर्फ ये रिवीजन सीरीज देख लेता हूं, मुझे लगता है वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो उससे बेनिफिट लेकर काम कर पाएंगे। क्योंकि अब आप ये सोचो कि अगर 150 घंटे का कोई कोर्स है और मैंने 50 घंटे में डाला हुआ है उसको यूट्यूब पर रिवीजन सीरीज के लिए, तो अब एक स्टूडेंट अगर उस 50 घंटे को देख रहा है, तब तो उसकी मेहनत और ज्यादा बढ़ गई ना। तब तो मेरा कंट्रीब्यूशन यस 30% हो गया, उस स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन 97% हो गया। राइट, कि उसने मेरी रिवीजन वीडियोस देखी, लेकिन अब रिवीजन वीडियोस में तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, तो अब उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसको मटेरियल ढूंढ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो जो ओके पहले का टाइम था उसमें ये मटेरियल यूट्यूब पर थोड़ा सा कम मिलता था, यस सर। और डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से कम होते थे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं भी कोई यस बहुत क्योंकि मैंने 2019 में क्लियर किया है यार। ठीक है। तो ऐसा नहीं है यस कि सर। यस सर। 20 साल पहले का क्लियर करके बैठा हुआ हूं तो फिर मैं कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यस हाँ, सर। ये है कि आजकल ये जो आजकल कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल हो गया है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और उसको हम यस। लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि यू हैव टू स्टिक टू वन टीचर। एक टीचर, आप यस। क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आप 50 टीचर्स देखिए। ठीक है। अगर मैं अपने यस। सब्जेक्ट टैक्स के बारे में बात करता हूं, तो आप मुझे भी देखो, आप बाकी जितने भी टैक्स के टीचर्स हैं आप सबको देखो, सारे टीचर्स बहुत अच्छा यस पढ़ाते सर। हैं। इट्स जस्ट कि आपको आपकी वाइब कौन से टीचर के साथ मैच हो रही है। लेकिन अगर आपकी वाइब ओके। किसी एक टीचर के साथ मैच हो गई, देन यू हैव टू फॉलो टू द टी वट एवर दैट टीचर सेज, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी और टीचर हो।
अगर आप टैक्स में किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं फॉलो कर रहे हो, तो बीच में ऐसा मत करो कि उनको छोड़ के आप, अरे निशांत सर भी तो है, उनकी रिविजन सीरीज आगे, चलो वो देख लेते हो। क्यों? ठीक है, उन वाले टीचर की रिविजन सीरीज देखो ना। अरे उन्होंने तो यस। वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, निशांत सर ने ये टॉपिक, अरे तो क्या हो गया, उन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया तो बाकी तो पढ़ाया ना। तो यस। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये स्टूडेंट के माइंड में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा। ओके। इसमें आपको दो ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले स्मार्ट बॉय या कूल बॉय? कूल बॉय। इधर टाइम या मनी? मनी। पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। विंटर या समर? विंटर। माउंटेन्स या बीच? माउंटेन्स। लास्ट में इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। ओके सर, ओके सर। और सर लास्ट में आपको कैसा फील हो रहा है इस पूरे पॉडकास्ट के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छी रिसर्च की थी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सर। चैनल, एंड ऑल्सो फॉर योर सीए जर्नी। अभी आपने बताया आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो यस सर। बस वही है, डिस्ट्रैक्ट मत होना, सीए फाइनल पे फोकस ओके। करो। ठीक है। यस सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक शुभम, यू सर। थैंक यू।